हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। सो आज का हम एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारे एनटीए जेएनयू पीएचडी 2020 का पेपर, जिसको हम इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम के लिए डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जेएनयू का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। जेएनयू हैज ऑलरेडी नोटिफाइड द एग्जाम डेट्स, एग्जाम्स के डेट आ चुके हैं, ठीक है। तो पीएचडी के लिए आप सभी को हम मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। तो आइए हम इन सब के लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं और डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज हम डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में ऑब्वियसली डिफिकल्टीज होगी। इट इज डेफिनेटली फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंस एट जेएनयू। ओके, सो जिन लोगों को जेएनयू के इन्वायरमेंटल साइंस में पीएचडी करनी है उनके लिए ये खास कर ये लेक्चर सीरीज बनाया गया है। I welcome you all to the new lecture series presented by Visionary Classes. So let's start. So the first question we are discussing here is telling that if the black circle dots shown in the below figure represents the experimental results and the centers of the bull's eye represents the true value, which one of the represents the accurate and precise result? ये उसने इस क्वेश्चन का आंसर बनाने से पहले आपको एक चीज टर्म्स पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। पहला टर्म, दूसरा टर्म है प्रिसीजन। इन दोनों के बारे में अगर आपको आइडिया है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी क्या बोलता है? अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो एक्यूरेसी टेल्स अस व्हाट, इट टेल्स अस क्लोजनेस ऑफ डाटा, ठीक है, टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक वैल्यू, और जो कि एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू होता है। आया समझ में? ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो ये अमूमन जो शूटर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा वो गोली जब चलाते हैं वो सेंटर टू सेंटर चलाते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा उतना अच्छा शूटर, शार्प शूटर माना जाता है। इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, आपको पता है, ठीक है। जो दो हरियाणा की औरतें हैं उन्होंने इंडिया लेवल पे बहुत सारा किताब जीत रखा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए बुल्स आई क्या होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर मैं प्रिसीजन की बात करूं तो प्रिसीजन क्या बोलता है? क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से कितने पास हैं, ये चीज बोलता है। तो अगर आपको ये दो स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये आंसर बना लोगे। ऑब्वियस सी बात है। मैं अगर बात करूं ये वाला, देखो ये डी ऑप्शन, ठीक है, ये क्या है? लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन भी है। क्यों? क्योंकि इसके जो सारे डॉट्स हैं ये स्कैटर्ड है, ठीक है। जबकि अगर मैं यहां बात करूं ये क्या है? ये हमारा हाई, क्या है? हाई एक्यूरेसी है, क्योंकि वो सेंटर के पास है, बट लो प्रिसीजन है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके वैल्यू जो है वो एक दूसरे से दूर है। यहां पे मैं आ जाऊं तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हाई प्रिसीजन होगा, हाई प्रिसीजन होगा, बट लो एक्यूरेसी होगी क्योंकि सेंटर से दूर है। आया समझ में? बट यहां अगर मैं बात करूं, देखो सेंटर के पास भी है और एक दूसरे से पास भी है, तो यहां पे ये हाई एक्यूरेसी भी होगी प्लस हाई प्रिसाइज भी होगा, हाई प्रिसीजन भी होगा। तो आंसर ऑब्वियसली ए था। इसका जो आंसर था दैट वाज ए। तो आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि इसका आंसर जो है वो ए है,
ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजीली आते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे क्वेश्चंस लगातार आते रहे हैं, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भली भांति याद कर ले जो भी पीएचडी के एग्जाम्स देने वाले हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ये बात करता है क्वेश्चन में, तो ये बोलता है कि कोस्ट लाइन माइग्रेशन टू इनलैंड एंड सीवर्ड ड्यू टू rise and fall of sea level is known as, ठीक है। तो इसमें होता क्या है देखो, ठीक है, होता क्या है पहले ये समझो, जब तक ये नहीं समझोगे नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, पढ़ो। सबसे पहला ऑप्शन दिया है ट्रांस एडवांस एंड रिट्रीट। तो एडवांस एंड रिट्रीट का मीनिंग क्या है अगर मैं पूछूं, तो एडवांस एंड रिट्रीट का मीनिंग क्या है। कोई भी चीज एडवांस मतलब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, रिट्रीट मतलब वो पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। दो चीजें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से। तो ये जो एडवांस एंड रिट्रीट वाला फेनोमेना है ये ऑब्वियसली ग्लेशियल फीचर्स में देखा जाता है, जहाँ पे एडवांस एंड रिट्रीट होता है। अब ग्लेशियल फीचर में क्या होता है कि ग्लेशियर क्या होता है, मूविंग मास ऑफ आइस अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, ठीक है। तो ये जो ग्लेशियर है ये ग्लेशियर इस तरीके से फ्लो करता है, अगर इस पे और बर्फ जमेगा ऊपरी इलाके में तो ये धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो ग्लेशियर क्या होगा, ज्यादा बर्फ होगा तो वो एडवांस कर जाएगा, अगर ज्यादा बर्फ नहीं गिर रहा है तो नीचे से क्या होगा, फिर ज्यादा गर्मी की वजह से ही वो मेल्ट कर जाएगा। तो अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो एडवांस है और पीछे की तरफ आ रहा है तो रिट्रीट है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है आपको। तो ग्लेशियर एडवांस एंड रिट्रीट करता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन बात करते हैं तो वो बोलता है ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन प्रोसेस। तो ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन प्रोसेस में होता क्या है ये भी जान लो, ठीक है। ए मराइन ट्रांसग्रेशन जो होता है, याद रखो, मरीन ट्रांसग्रेशन, ठीक है। मरीन ट्रांसग्रेशन उसे बोलते हैं जहां पे क्या होता है, जबकि सी लेवल राइज करता है रिलेटिव टू लैंड, द शोर लाइन मूव्स टुवर्ड्स द हायर लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे था शोर, ठीक है, बीच यहाँ पे था, जैसे ही सी लेवल राइज किया, ठीक है, ये मूव हो गया, क्या हुआ, पीछे चला गया, ठीक है। देखो सी का जो बीच है वो पीछे भाग गया है, तो बीच जैसे ही पीछे भाग जाएगा इसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेशन, ठीक है। लैंडवर्ड शोर लाइन एंड फेसिस शिफ्ट, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं रिग्रेशन की बात करूं, ठीक है, तो रिग्रेशन क्या होता है कि सी का जो लेवल है वो फॉल हो जा रहा है, राइज नहीं हो रहा है, तो अंदर की तरफ काटेगा। जब ये प्रोसेस होगा तो ये अंदर की तरफ काटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि अंदर काटते हुए जाएगा, बीच आगे बढ़ेगा और ये अंदर काटते हुए जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, रिग्रेसिंग सीरीज रिजल्ट्स इन दी प्रोग्रेशनल स्टैकिंग पैटर्न, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे काटते हुए जा रहा है। देख रहे हो फीचर, देख रहे हो, रिग्रेशन और ट्रांसग्रेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, उसमें ऊपर की तरफ बीच को ढकेलते हुए ले जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ काटते हुए जा रहा है बीच को। इतना समझ में आ रहा है। तो रिग्रेशन एंड ट्रांसग्रेशन फीचर इसका आंसर होगा, क्योंकि यही सी लेवल के हिसाब से हमारे मूवमेंट्स को शो करते हैं। आया समझ में, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इरोजन, तो आप जान ही रहे हो कि इरोजन होता क्या है। और मैं एक्रीशन की बात करूं, ठीक है, मैं कहीं पे एक्रीशन की बात करूं, वहां पे क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पे स्ट्रॉम हुआ, ठीक है, तूफान आया, तो तूफान आने से क्या हुआ, यहाँ पे पहाड़ टूटेगा, टूट के इरोजन होके कहाँ होगा, नीचे जाके डिपॉजिट होगा। तो नीचे जाके अगर कोई मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, कहाँ पे, सबडक्शन जोन पे, ठीक है, क्या होता है कि मटेरियल जो होते हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है, मटेरियल ऐड हो जाते हैं कहाँ पे, एक्रीशन क्या होता है, एक्रीशन का मीनिंग होता है कि उसमें मटेरियल्स ऐड होना, ठीक है, कोई भी मटेरियल कहीं से आके वहां उस जगह पे ऐड हो जा रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल, अर्थ मटेरियल आके उसमें ऐड हो जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम एक्रीशन बोलते हैं। तो ये भी सी लेवल एंड सी लेवल के फॉल एंड राइज से अफेक्ट नहीं होता है, तो इसका एक्चुअल आंसर जो है दैट इज ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन प्रोसेस। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने बहुत बेसिक एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, अगर आप इसके डिटेल में जानना चाहते हो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन इट इन यू डिटेल्स, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, यू कैन आस्क इन इट, कि आपको अगर कोई डाउट है इसको डिटेल में जानना है तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। आया समझ में, ठीक है।
तो आगे मैं बात करूं तो आगे ये पूछता है कि वेब ऑफ साइंस, ठीक है, वेब ऑफ साइंस क्या होता है, इसकी बात वो कर रहा है। तो देखो, वेब ऑफ साइंस रिलीजेस द लिस्ट ऑफ जनरल इंपैक्ट फैक्टर एवरी कितने साल में, 1 साल में करता है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब ये वेब ऑफ साइंस है क्या, देखो, वेब ऑफ साइंस प्रीवियसली नोन एज वेब ऑफ नॉलेज इज ए वेबसाइट that provide subscription based access to multi database that provide comprehensive citation data for many different academic disciplines। अब सोचो, बहुत सारे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, आपका सॉइल साइंस हुआ, बायोलॉजी हुआ, एनाटॉमी हुआ, बहुत कुछ है, मेडिकल साइंस हुआ, इतने अनगिनत डिसिप्लिन है। सभी डिसिप्लिन का जो पेपर्स पब्लिश होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स का, ठीक है, जो नया साइंटिफिक इन्वेंशन होता है उनको ये लोग स्टोर करके रखते हैं और लोगों को सब्सक्रिप्शन बेसिस पे देते हैं। अगर वेब ऑफ साइंस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप उसके सारे जर्नल्स को एक्सेस कर पाओगे। ये होता है इनका प्रोसीजर। तो इट वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ISI एंड इज करेंटली मेंटेन्ड बाय द क्लैरीवैट एनालिटिक्स, ठीक है, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साइंस बिजनेस बाय थॉमसन रिटर्न इसको मैनेज करते हैं और ये रिलीज करते हैं 1 ईयर में अपने इम्पैक्ट फैक्टर सारे जर्नल्स का, ठीक है। तो इसके अदर वेबसाइट्स, इसके अल्टरनेटिव के फॉर्म में अगर आप ढूंढोगे तो आएगा सबसे पहले स्कोपस, फिर CS एलुमिना, फिर थर्ड में आएगा आपका गूगल स्कॉलर, ठीक है। तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ लो, व्हाट इज स्कोपस, व्हाट इज CS एलुमिनिया और गूगल स्कॉलर, ठीक है। और ये किन किन कंट्रीज के जो इसके ओनर है वो किन किन कंट्रीज पे हैं और इनको अभी मैनेज करने वाली कौन सी कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक PhD में ज्वाइन करने जा रहे हो, तो PhD में अगर कोई भी बंदा ज्वाइन करता है तो उसको पेपर पब्लिश करना होता है। तो अगर आप इम्पैक्ट फैक्टर, आप डिफरेंट वेबसाइट्स जो कि आपको जर्नल प्रोवाइड करके देते हैं उनके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो इट विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी बैड फॉर यू कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। तो आप कोशिश करें कि स्कोपस, CS एलुमिनिया एंड गूगल स्कॉलर, इनके बारे में अगर कोई लिखना चाहे तो वो कमेंट बॉक्स पे लिख सकता है ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प हो। नहीं होगा तो हम डिटेल में बाद में आपसे डिस्कस कर लेंगे और मैं भी इसको कमेंट बॉक्स में कभी ना कभी टाइप करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए पढ़ने की जरूरत है। देखो, मैं क्वेश्चन का आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनकी तैयारी जरूर करें, ठीक है। और डिटेल में तो हम एनालिसिस कर ही रहे हैं हर क्वेश्चन का, मतलब जितना जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसकी तैयारी सॉलिड रखें और इसमें कहीं कमी ना छोड़े कि आप JNU एंट्रेंस क्लियर करने के लिए पूरे पूरे रूप से काबिल हो जाएंगे। इस तरीके की हमारी स्टडी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट डे का वो बारे में पूछ रहा है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक है, ठीक है। आपको इन्वायरमेंट डेज के बारे में आइडिया जरूर होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट डे के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो कैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप इन्वायरमेंटल साइंस में आना चाहते हो और आपको इन्वायरमेंट डे के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इन्वायरमेंट डे की बात करूं, ये तो जून 5 में होता है, ठीक है। और इस बार का थीम क्या था, अगर मैं इन्वायरमेंट डे की बात करूं, ठीक है, तो इस बार का थीम क्या था इन्वायरमेंट डे का, क्या था, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। सेकंड क्या आ रहा है हमारा, अर्थ डे। तो अर्थ डे का थीम क्या था भाई, ठीक है। अर्थ डे का थीम क्या था इस बार का, अर्थ डे का जो थीम था इस बार का अगर मैं बात करूं तो अर्थ डे, ठीक है, अर्थ डे, ठीक है। अरे ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, 2021 की बात चल रही है। थीम जो था, ठीक है, वो था रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है, रिस्टोर आवर अर्थ, ये था, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब ये किस डे पे होता है ये आपको पता होना चाहिए, अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, तो भाई पढ़ो जाके, ये तो बहुत जरूरी है। अगर यही सब चीजें आपको नहीं पता होगा तो आप फंस जाओगे। तो अर्थ डे कब होता है, अप्रैल 22, ठीक है। फिर मैं अगर वाटर डे की बात करूं तो वाटर डे कब होता था भाई,
देखो लगाना बहुत इजी है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी कभी भी एग्जाम में ऐसा चीजें भी पूछ सकता है, ठीक है, जिसके बारे में आपका आइडिया ही ना हो। ऐसे चीजें भी आ सकती है एग्जाम में जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो, तो उसके लिए पहले से क्यों ना तैयार रहे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वाटर डे की, तो वाटर डे की अगर मैं बात करूं तो वाटर डे, ठीक है, वाटर डे की अगर मैं बात करूं तो ये इसका थीम क्या था 2021 का, ठीक है। वाटर डे का जो थीम था इस बार का 2021 का, वो क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, क्या यही था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज था क्या? बताओ। नहीं, वाटर देखा ये था 2020 का, देखो यहाँ पे मिस्टेक होता है। अब हमको याद है 2020 का, मैंने बता दिया आपको। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि आपको 2020 का पूछ सकता है। तो अगर मैं बात करूं 21 का, तो ये था वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। तो इतना याद रखो, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाएंगे। अभी ओजोन डे आया नहीं है तो ओजोन डे का हम बता नहीं सकते हैं, तो ओजोन डे बस इतना याद कर लो, बाकी जो बचा है, ठीक है। और इसका तो यह होगा क्या, वाटर डे होगा मार्च 22, और ओजोन डे का थीम अभी आया नहीं है, तो बस इतना याद करो कि ये सितंबर 16 को हो रहा है, ठीक है। ओजोन डे का इस बार का थीम क्या होना चाहिए, ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो जब रिलीज होगा तब आपको बता दिया जाएगा। अभी तक 21 का जो होगा वो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन पिछला वाला पूछ सकता है कि 2020 में क्या था। तो 2020 का अगर मैं थीम की बात करूं, व्हाट वाज द थीम ऑफ ओजोन डे 2020, कोई अगर बताना चाहे तो वो कमेंट बॉक्स पे लिख सकता है, ठीक है। अगर उसको बताना चाहिए तो वो लिख सकता है इस पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2021 की बात करूं, ठीक है, अगर 2021 की बात करूं तो पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल ये है कि ओजोन फॉर लाइफ 36 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये कब का था, ये कब का था? 2020 का। 2020 का क्या था? ओजोन फॉर लाइफ, ठीक है, ओजोन फॉर लाइफ, ठीक है, 36 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, 36 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्वायरमेंटल डेज है, वाइल्ड लाइफ डे है, बहुत सारे हैं, मतलब आपको सब याद करना ही है, ठीक है। मैं इसका एक फ्लो चार्ट आपको बना के दे दूंगा, अगर आपको ज्यादा जरूरत है यू कैन कमेंट मी इन दी बॉक्स, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे दूंगा सारे इन्वायरमेंट डे का, ठीक है। आप उसको एक बार अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा डेट वाइज, तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप याद रखो कि इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ओके, समझ में आया? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कोरिलेज फोर्स के बारे में। तो ये जो कोरिलेज फोर्स के बारे में वो पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोरिलेज फोर्स इज करेक्ट। अब सबसे पहली बात बताओ, क्या आप सबको कोरिलेज फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है? क्या आपको कोरिलेज फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है? अगर नहीं है तो इतना याद रखो कि ये होता क्या है। देखो कोरिलेज इफेक्ट से कोरिलेज फोर्स आया है, ठीक है। तो कोरिलेज इफेक्ट करता क्या है, इट इज एन एफरेंट डिफ्लेक्शन, ठीक है। एपरेंट डिफ्लेक्शन मतलब एक तरीके का सूडो फोर्स, एक तरीके का सूडो फोर्स मतलब जो दिखता नहीं है, इस तरीके का फोर्स जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट की पाथ को डिफ्लेक्ट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट जिस रास्ते में जाना चाहता है उस रास्ते में नहीं जाके वो थोड़ा क्या घूम के जाता है दूसरे पाथ से। वो क्यों होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ की रोटेशन की वजह से ये हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो होता है कोरिलेज फोर्स जनरेट होता है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो कोरिलेज फोर्स करता क्या है, कोरिलेज फोर्स अगर सपोज करो कि यहाँ पे कोई हवा मूव कर रही है और ये जाना चाहती है सीधा कहाँ, पोल की तरफ, तो पोल की तरफ उसको वो मूव होने नहीं देगा, क्योंकि अगर अर्थ कोई हवा यहां से निकली होगी तो उसी बीच में क्या होगा कि अर्थ रोटेट कर गया होगा, तो अर्थ जैसे ही रोटेट कर गया होगा वो जो हवा है वो भी ऐसे घूम जाएगा, किस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में। वो घूमेगा किस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये ऐसे घूमेगा राइट हैंड डायरेक्शन में, तो जैसे ही ये राइट हैंड डायरेक्शन में घूमेगा तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स
डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो ये ऐसे घूमता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो बोला है, कोरिलेज फोर्स एक्ट्स टू इट्स लेफ्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट पे करता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा हुआ है कोरिलेज फोर्स एक्ट्स टू इट्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, 100% राइट, 100% राइट। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे का जो दो सी एंड डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है उसका कंसेप्ट क्या है और उससे कैसे आप आंसर निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा मैथमेटिकल हो जा रहा है, लेकिन मैथमेटिकल आप सीखो कि जानने की जरूरत है आपको, क्योंकि एटमॉस्फेरिक साइंस के बिना आप कैसे पता करोगे कि क्या होता है कोलिज फोर्स। थोड़ा मैथ्स जान लेते हैं, ठीक है। तो मैथ्स अगर मैं जानूं तो सपोज करो कि मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल ले रहा हूं मैं रेडियस के साथ, ठीक है, और ये एक पॉइंट है यहाँ पे मेरा, उस पॉइंट, उस वो जो पॉइंट है उसी पॉइंट से मैं कोलिज फोर्स मेजर करने की कोशिश करूंगा। तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल फाई यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे भी एक एंगल फाई बनाएगा, ठीक है, फाई एंगल बनाएगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इतना समझ में आ गया आपको। तो ये अगर फाई एंगल बनाएगा तो ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, रेडियस का कॉस फाई, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ का कॉस फाई होगा, ये वाला जो रेडियस होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एक्चुअल रेडियस जो होता है अर्थ का वो वैसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे हैं। एक्चुअल रेडियस की अगर हम बात करें तो वो इक्वेटर पे होगा, बाकी ऊपर जितना जाओगे आपका रेडियस भी घटेगा ना, ऑब्वियस है कि वो सर्कल जो है वो छोटा हो रहा है, आपको दिख रहा है सर्कल छोटा हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आर ई कॉस फाई होगी, ठीक है। इस पॉइंट से जितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है उस सेंटर में, उसकी वो एंगल की कॉस फाई को मल्टीप्लाई करोगे अगर आर ई से, तो उतना कंपोनेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब ये एंगल भी फाई होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो कोरिलेज फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट करता है तुम्हारा किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो वर्टिकल कोरिलेज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ओमेगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉस फाई। लेकिन अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल की, तो वो क्या होता है कि 2 ओमेगा म्यू साइन फाई, ठीक है, यू साइन फाई, तो वेलोसिटी साइन फाई। तो आपको यहाँ पे जो दो वेलोसिटी दिख रहा है आपको, ये वेलोसिटी क्या है आपका, वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये जो है u आपका, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम टेक्निकली कवर कर रहे हैं क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो हमको ये वाला फॉर्मूले को कंसिडर करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 2 ओमेगा म्यू साइन फाई, ठीक है। अब पोल पे अगर मैं चले जाऊं तो पोल पे एंगल होगा कितना, पोल पे यह एंगल 90 डिग्री होगा, देखो, म्यू साइन 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओमेगा, ठीक है। तो कोलिज फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 ओमेगा। लेकिन अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो वहां पे क्या हो जाएगा 2 साइन यू साइन 0 डिग्री, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होने की वजह से कोलिज फोर्स जो इक्वेटर में होगा वो जीरो होगा, लेकिन पोल में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसमें ठीक रिवर्स केस दिया था कि इक्वेटर में मैक्सिमम दे दिया था और पोल में जीरो दे दिया था। तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि ये दोनों भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या है ओमेगा, ये आपका रोटेशनल कांस्टेंट है किसका, अर्थ का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन ऑफ अर्थ का कांस्टेंट है, तो ये कोलिज फैक्टर गिना जाता है, इसको हम कोलिज फैक्टर बोलते हैं। तो इतना आइडिया आपको होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। तो ये था कोरिलेज फोर्स का छोटा मोटा कहानी, तो ये मैं कोरिलेज फोर्स यहाँ आपको समझा दिया। इसी तरीके से हम आगे आने वाले और भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कंटिन्यूस लिख सकते हो, आपको कोई भी अगर डाउट है, ओके। तो ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स बहुत करीब है, ठीक है। हैव ए नाइस डे।